नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा मुक्ति दिवस समारोह में भाग लेंगे। 650 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री आज नई दिल्ली में भारत मध्य एशिया संवाद में भाग लेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा के मुकाबले तेजी से फैल रहा है। इसका संक्रमण हर तीसरे दिन 2 गुना हो रहा है। भारत ने परमाणु सक्षम मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया। श्रीनगर के हरवान इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। सीमा सुरक्षा बल ने पंजाब में पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। किदाम्बी श्रीकांत ने इतिहास रचा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने। लक्ष्य सेन ने कांस्य पदक जीता। और एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता के अंतिम राउंड रॉबिन मैच में आज भारत का मुकाबला जापान से। समाचार प्रभात में फरहत नाज के साथ मैं निखिल कुमार। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा मुक्ति दिवस पर गोवा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में दोपहर बाद लगभग 3 बजे एक समारोह में भाग लेंगे। वे इस दौरान ऑपरेशन विजय के स्वाधीनता सेनानियों और योद्धाओं को सम्मानित करेंगे। ये दिवस गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए भारतीय सशस्त्र सेना के ऑपरेशन विजय की सफलता के उपलक्ष्य में हर वर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा में 650 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। इनमें फोर्ट एग्विरा जेल संग्रहालय, गोवा मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, न्यू दक्षिण गोवा जिला अस्पताल, मोपा हवाई अड्डे पर विमानन कौशल विकास केंद्र और दाबोलिम नेवलिन में गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन का उद्घाटन शामिल है। श्री मोदी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विधिक शिक्षा विश्वविद्यालय और भारतीय बार काउंसिल अनुसंधान ट्रस्ट की आधारशिला भी रखेंगे। गोवा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत 380 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। न्यू दक्षिण गोवा जिला अस्पताल 220 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसमें 33 विभागों की ओपीडी सेवाएं उपलब्ध होंगी। फोर्ट एग्विरा जेल संग्रहालय का 28 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से जीर्णोद्धार किया गया है। मोपा हवाई अड्डे पर कौशल विकास केंद्र का निर्माण लगभग 8.5 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। मडगांव में दाबोलिम नेवलिन गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन का निर्माण 16 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इसका निर्माण केंद्रीय विद्युत मंत्रालय की एकीकृत विद्युत विकास स्कीम के अंतर्गत किया गया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विधिक शिक्षा विश्वविद्यालय और भारतीय बार काउंसिल अनुसंधान न्यास की स्थापना गोवा को उच्च और तकनीकी शिक्षा का केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई है। गोवा से तुषार जाधव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गंगा एक्सप्रेसवे विकास के नए रास्ते खोलेगा और उत्तर प्रदेश के जवानों तथा किसानों के लिए असीम संभावनाओं वाला होगा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में कल राज्य के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये एक्सप्रेसवे राज्य के लिए वरदान साबित होगा। यूपी में एक्सप्रेस वे का जाल बिछ रहा है। जो नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, नए रेलवे रूट बन रहे हैं, जो यूपी के लोगों के लिए अनेक वरदान एक साथ लेकर आ रहे हैं। पहला वरदान लोगों के समय की बचत, दूसरा वरदान लोगों की सहूलियत में बढ़ोतरी, सुविधा में बढ़ोतरी, तीसरा वरदान यूपी के संसाधनों का सही और उत्तम से उत्तम उपयोग, चौथा वरदान यूपी के सामर्थ्य में वृद्धि, पांचवा वरदान यूपी में चौतरफा समृद्धि।
प्रधानमंत्री ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को गति और ऊर्जा दोनों प्रदान करेगा। 21वीं सदी में किसी भी देश की प्रगति के लिए, किसी भी प्रदेश की प्रगति के लिए हाई स्पीड कनेक्टिविटी सबसे बड़ी जरूरत है। इसलिए गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के विकास को गति भी देगा और यूपी को शक्ति भी देगा। इसे पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान से भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। इस एक्सप्रेसवे से एयरपोर्ट को जोड़ा जाएगा, मेट्रो को जोड़ा जाएगा, वाटरवेज को जोड़ा जाएगा, डिफेंस कॉरिडोर को जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार अब कृषि अवसंरचना विकास पर भी ध्यान दे रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे राज्य के प्रमुख शहरों को जोड़ेगा और इससे प्रयागराज तथा मेरठ के बीच यात्रा और सुगम हो जाएगी। तीसरा भारत मध्य एशिया संवाद आज नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री इस संवाद में भाग लेंगे। कजाकिस्तान के विदेश मंत्री मुख्तार तिलैयुबर्दी, तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्री राशिद मेरदोव और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री अब्दुल अजीज कामिलोव कल नई दिल्ली पहुंचे। किर्गिज विदेश मंत्री रसलान कजाखबायेव और ताजिकिस्तान के विदेश मंत्री सिरोजिद्दीन मोहिरुद्दीन शुक्रवार को नई दिल्ली पहुंचे थे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल मध्य एशियाई देशों के विदेश मंत्रियों के लिए स्वागत भोज का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि यह संवाद भारत और मध्य एशिया के बीच निकट संबंधों का परिचायक है। तीसरे वार्षिक संवाद में संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श होगा। विशेष रूप से व्यापार, संपर्क तथा विकास सहयोग पर बल दिया जाएगा। परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मूल्यों पर भी चर्चा होगी। विदेश मंत्रियों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने का कार्यक्रम है। दूसरे संवाद का आयोजन भारत की मेजबानी में पिछले वर्ष वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया था। पिछले कुछ वर्षों से भारत और 5 मध्य एशियाई देशों के बीच संपर्क लगातार बढ़ रहा है। भारत मध्य एशियाई देशों को अपना पड़ोसी मानता है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने इस वर्ष कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान की यात्रा की थी। इस वर्ष अक्टूबर में तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्री से भी उनकी मुलाकात हुई। ताजिकिस्तान के विदेश मंत्री सिरोजिद्दीन मोहिरुद्दीन ने कल संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने ताजिकिस्तान और भारत के बीच साझा सभ्यता और सांस्कृतिक संबंधों का उल्लेख किया और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर बल दिया। श्री बिरला ने आशा व्यक्त की कि श्री सिरोजिद्दीन की यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड मैं हूँ। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इससे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी।
काशी विश्व के सबसे प्राचीन शहरों में से एक, जिसकी दिव्यता है काशी विश्वनाथ का मंदिर। इस मंदिर की भव्यता को और भव्य बना रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। इस महत्वाकांक्षी योजना की इमारतें अब अपने स्वरूप में आने लगी हैं। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का विकास 50,200 वर्ग मीटर में 339 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा है। भव्य आनंद वन में सुरक्षा, म्यूजियम, फैसिलेशन सेंटर, वाराणसी गैलरी, मुमुक्ष जैसे 24 भवनों का निर्माण हो रहा है। मंदिर चौक प्रांगण का विस्तार हो रहा है, जिससे सावन और महाशिवरात्रि जैसे महापर्वों से इस प्रांगण में एक साथ 5,000 भक्त खड़े हो सकेंगे। ये सूचना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रसारित। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। देश में कोविड टीकाकरण 137 करोड़ 37 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। इनमें से 82 करोड़ 60 लाख टीके पहली डोज के रूप में और 54 करोड़ 77 लाख दूसरी डोज के रूप में लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि कल 69 लाख 21 हजार टीके शाम 7 बजे तक लगा दिए गए। महाराष्ट्र के पुणे में जीनपैथ डायग्नोस्टिक केंद्र ने एक ही जांच के सहारे हर प्रकार के कोरोना वायरस का पता लगा सकने वाली किट बनाने में सफलता हासिल की है। कोविड डेल्टा नामक इस किट को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने भी मान्यता दे दी है। केंद्र के संस्थापक और मुख्य विज्ञान अधिकारी डॉक्टर निखिल फड़के ने बताया कि इस सस्ती किट की सहायता से बहुत तेजी से जांच की जा सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण हर तीसरे दिन 2 गुना हो रहा है और ये दर डेल्टा के मुकाबले काफी अधिक है। अब तक 89 देशों में ओमिक्रॉन संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। संगठन ने कहा है कि तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कुछ शहरों के अस्पतालों में संक्रमितों की संख्या काफी अधिक हो सकती है। संगठन के अनुसार ओमिक्रॉन संक्रमण उन देशों में भी तेजी से फैल रहा है जहां कोविड टीकाकरण की दर काफी अधिक है अथवा जहां की अधिक संख्या आबादी कोविड के पहले दौर से उभर चुकी है। नीदरलैंड्स ने ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के कारण क्रिसमस पर कड़े लॉकडाउन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मार्क रुट ने कहा कि नीदरलैंड्स में फिर से लॉकडाउन लगाया जा रहा है, जो ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से कोविड की 5वीं लहर के कारण जरूरी हो गया है। गैर जरूरी वस्तुओं की दुकानें, बार, जिम, हेयर ड्रेसर और अन्य सार्वजनिक स्थल कम से कम 1 जनवरी तक बंद रहेंगे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने परमाणु क्षमता संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का दूसरा सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण कल ओडिशा तट के पास डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। अग्नि पी ठोस ईंधन से चलने वाला प्रक्षेपास्त्र है। दूसरे परीक्षण की सफलता ने इस मिसाइल में प्रयुक्त सभी उन्नत तकनीकों की विश्वसनीयता प्रमाणित कर दी है। रक्षा मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस परीक्षण के दौरान मिसाइल के निर्धारित मार्ग और मानदंडों पर नजर रखने के लिए ओडिशा तट के पास कई उपकरण लगाए गए। परीक्षण के दौरान प्रक्षेपास्त्र का कार्य निष्पादन अपने पूर्व निर्धारित मार्ग के अनुसार रहा और इसने सटीकता से सभी लक्ष्य पूरे किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि-पी की सफलता पर रक्षा अनुसंधान संगठन को बधाई दी है और मिसाइल के शानदार प्रदर्शन पर प्रसन्नता व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के हरवान इलाके में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकवादी मारा गया। इलाके में तलाशी अभियान के दौरान मुठभेड़ सुबह 4 बजे शुरू हुई। पुलिस ने बताया कि तलाश जारी है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में वान सीमा चौकी के पास पाकिस्तान के एक ड्रोन को मार गिराया है। ये ड्रोन कोहरे के कारण कम ऊंचाई पर उड़ रहा था। बीएसएफ के जवानों ने शुक्रवार की रात अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 300 मीटर की दूरी पर उड़ान भर रहे ड्रोन को मार गिराया। बीएसएफ ने कहा कि ये ड्रोन चीन में बना था। आगे बढ़ने से पहले अब एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा मुक्ति दिवस समारोह में भाग लेंगे। 650 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री आज नई दिल्ली में भारत मध्य एशिया संवाद में भाग लेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा के मुकाबले तेजी से फैल रहा है। इसका संक्रमण हर तीसरे दिन 2 गुना हो रहा है। भारत ने परमाणु सक्षम मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया। श्रीनगर के हरवान क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। सीमा सुरक्षा बल ने पंजाब में पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। किदाम्बी श्रीकांत ने इतिहास रचा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने। लक्ष्य सेन ने कांस्य पदक जीता। और एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता के अंतिम राउंड रॉबिन मैच में आज भारत का मुकाबला जापान से। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इसी शानदार संघर्ष की एक झलक। एक से दिसंबर 1927 को शहीद हुए थे। रामप्रसाद बिस्मिल भारत के उन जाने माने क्रांतिकारियों में थे जिन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। जब उन्होंने स्वाधीनता सेनानी भाई परमानंद की मौत की सजा के बारे में पढ़ा तो स्वतंत्रता और क्रांति के आदर्श उनके मन में हिलौड़ लेने लगे। वे प्रायः अपना क्रोध अपनी कविताओं में प्रकट करते थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। मैनपुरी षड्यंत्र में भागीदारी के बाद बिस्मिल की गणना प्रमुख स्वाधीनता सेनानियों में होने लगी। 1918 में अशफाक उल्लाह स्कूल में पढ़ते थे। मैनपुरी षड्यंत्र से प्रेरित होकर युवा अशफाक उल्लाह ने अपने दोस्तों से रामप्रसाद बिस्मिल से परिचय करवाने को कहा। इस तरह 1920 में बिस्मिल और अशफाक उल्लाह की ऐसी ऐतिहासिक मैत्री शुरू हुई जो उनकी मृत्यु के साथ ही खत्म हुई। अगले 7 वर्षों में अशफाक और बिस्मिल का संबंध बेहद प्रगाढ़ हो गया। उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी एचआरए के तहत क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। काकोरी डकैती के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और करीब 1.5 साल तक मुकदमा चला। सुनवाई अप्रैल 1927 में खत्म हुई। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र लाहिड़ी को मौत की सजा सुनाई गई और अन्य को आजीवन कारावास की सजा हुई। लखनऊ केंद्रीय कारागार में सजा काटने के दौरान बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा लिखी और प्रसिद्ध गीत मेरा रंग दे बसंती चोला लिखा। नारा लगाते हुए बिस्मिल गोरखपुर जेल में 19 दिसंबर 1927 को फांसी पर झूल गए। शत शत नमन है ऐसे वीर क्रांतिकारी को। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में
क्रांतिकारी रोशन सिंह की पुण्यतिथि है। वे अगस्त 1925 के काकोरी डकैती में शामिल नहीं थे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार किया गया और दिसंबर 1924 में बमरौली डकैती के दौरान की गई हत्या का मुकदमा चलाया गया। उन्हें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और राजेंद्र लाहिड़ी के साथ मौत की सजा हुई। मातृभूमि के इन अमर सपूतों को शत शत नमन। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होने के उपरांत भी गोवा पुर्तगाली शासन के अधीन था। पुर्तगालियों के साथ बातचीत असफल होने पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने फैसला किया कि सैन्य हस्तक्षेप ही एकमात्र विकल्प है। 36 घंटे की सैन्य कार्रवाई को ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था। 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने गोवा पर अधिकार कर लिया और पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो वस्सालो एस सिल्वा ने समर्पण के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस प्रकार क्षेत्र में पुर्तगाल का अधिकार समाप्त हुआ। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग श्रृंखला में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेष वर्षांत श्रृंखला के अंतर्गत वर्ष 2021 की प्रमुख झलकियां प्रस्तुत कर रहा है। आज हम जल जीवन मिशन के तहत हुई प्रगति की चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। इस मिशन की शुरुआत वर्ष 2024 तक देश के प्रत्येक घर को नल से पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हुई है। इस वर्ष अक्टूबर में ग्राम पंचायतों और पानी समितियों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा था कि हर घर तक नल से पानी पहुंचाने के लिए पिछले 7 दशक की तुलना में केवल 2 वर्ष में कहीं अधिक काम किया गया है। पानी की कमी की वजह से हमारे बच्चे अपनी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में न लगा पाए, उनका जीवन पानी की किल्लत से निपटने में ही बीत जाए, ये हम नहीं होने दे सकते। इसके लिए हमें युद्ध स्तर पर अपना काम जारी रखना होगा। आजादी के 75 साल बहुत समय बीत गया, अब हमें बहुत तेजी करनी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जल जीवन मिशन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है और रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। जल जीवन मिशन की घोषणा के समय 18.93 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 3.23 करोड़ घरों में नल के पानी के कनेक्शन होने की सूचना थी। पिछले 27 महीनों में 5.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल के पानी का कनेक्शन दिया गया है। गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव में सभी ग्रामीण घरों में नल से पानी की आपूर्ति की जा रही है। आज देश के लगभग 80 जिलों के 1.25 लाख से अधिक घरों में पानी पहुंच रहा है। जल जीवन मिशन के लिए 2021-22 में कुल बजट 50,000 करोड़ रुपए से अधिक है। यह योजना गांव में रोजगार के नए अवसर प्रदान कर रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा दे रही है। आनंद कुमार के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार। नृत्य उत्सव अखिल भारतीय वंदे भारतम का ग्रैंड फिनाले आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा। देश के 4 जोन की 949 नृत्य प्रतिभाओं के 73 समूह फाइनल में पहुंचे हैं। विजेताओं को अगले वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। रक्षा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत इस अनूठी पहल वंदे भारतम का आयोजन किया है। स्पेन में BWF विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत के किदाम्बी श्रीकांत लक्ष्य सेन को हराकर फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। कल सिंगल सेमीफाइनल में श्रीकांत ने 1 घंटे 9 मिनट तक चले रोमांचक मुकाबले में लक्ष्य सेन को 17-21, 21-14, 21-17 से पराजित किया। स्वर्ण पदक के लिए श्रीकांत का मुकाबला अब दूसरे सेमीफाइनल के विजेता के साथ होगा। ये सेमीफाइनल डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसेन और सिंगापुर के लोह किन यू के बीच खेला जाएगा।
लक्ष्य सेन ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में चीन के झाऊ जून पैंग को हराया था, जबकि श्रीकांत ने डच खिलाड़ी मार्क कैलजॉफ को मात दी थी। अब भारत को कम से कम 1 रजत और 1 कांस्य पदक मिलना तय हो गया है। ढाका में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता के अंतिम राउंड रॉबिन मैच में आज भारत का मुकाबला जापान से होगा। ये मैच दिन के 3 बजे से शुरू होगा। अंक तालिका में भारत 7 अंकों के साथ शीर्ष पर है। कोरिया के 5, जापान के 2 और पाकिस्तान का 1 अंक है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे कोरोना जागरूकता श्रृंखला में लाइव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। इस कार्यक्रम में किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ के डॉक्टर सूर्यकांत श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 और टेलीफोन नंबर 0112331444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में ऊंचे स्थानों पर बर्फबारी के बाद शीतलहर चल रही है। शिमला, सोलन, लाहौल स्पीति, डलहौजी, किन्नौर और चंबा जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तापमान 5 से 18 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इन तीनों महानगरों में तापमान 12 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। श्रीनगर, गिलगित, जम्मू और लेह में आसमान साफ रहेगा। वहीं मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 0 से 15 डिग्री नीचे और अधिकतम 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। गुवाहाटी, आइजॉल और अगरतला में सुबह से कोहरा छाया रहा, लेकिन बाद में आसमान साफ होने जाने का अनुमान है। इम्फाल, शिलांग, कोहिमा और ईटानगर में भी आसमान साफ रहेगा, जबकि गंगटोक में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। फिलीपींस में तूफान से 31 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग लापता हो गए हैं। तेज तूफान से बिजली के खंभे गिर गए, पेड़ उखड़ गए और बिजली आपूर्ति बाधित हुई। विसाय और मिंडानाओ पर तूफान का सबसे ज्यादा असर पड़ा है। इस बीच बचाव अभियान जारी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और फरहत बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जिनखेल उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास आज प्रकाशित अखबारों में प्रमुखता से है। हिन्दुस्तान लिखता है, प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी से सबसे लंबे एक्सप्रेसवे की नींव रखी। राष्ट्रीय सहारा की खबर है, 594 किलोमीटर लंबा और 6 लेन का होगा एक्सप्रेसवे। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर गढ़े जा रहे नए नारे, मोदी बोले यूपी प्लस योगी बहुत उपयोगी। पंजाब केसरी के मुख्य पृष्ठ की सुर्खी है, परमाणु मिसाइल अग्नि-P का सफल परीक्षण। दैनिक जागरण की खबर है, 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है मारक क्षमता और मोबाइल लॉन्चर के साथ ट्रेन से भी किया जा सकता है लॉन्च। बीएसएफ ने पाकिस्तान सीमा पर मार गिराया ड्रोन। वीर अर्जुन के मुख्य पृष्ठ पर है, चीन निर्मित ड्रोन रात 11:10 पर देखा गया। हिन्दुस्तान ने वायुसेना प्रमुख के हवाले से लिखा है, पूर्वी लद्दाख में जरूरत पड़ने पर सेना की तैनाती बढ़ाएंगे। लोक सत्य ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान सचित्र प्रकाशित किया है, देश को रक्षा विनिर्माण हब बनाने को सरकार प्रतिबद्ध, मेक इन इंडिया देश की प्राथमिकता। दैनिक भास्कर की खबर है, बंदिश हटते ही रिवेंज टूरिज्म शुरू। राजस्थान, गोवा, कश्मीर में होटलों के रूम रेट 4 गुना तक बढ़े। फिर भी बम्पर बुकिंग, घरेलू पर्यटक की संख्या तेजी से बढ़ी। जनसत्ता के व्यापार पन्ने की सुर्खी है, मुंबई में आईटी पार्क में 5000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा टाटा समूह। नवी मुंबई में प्रीमियम आईटी पार्क परियोजना का निर्माण होगा। अमर उजाला लिखता है, आरबीआई क्रिप्टो करेंसी की पूर्ण प्रतिबंध के पक्ष में। लखनऊ में बोर्ड की बैठक में विस्तृत चर्चा हुई। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, 25 दिसंबर से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर फ्री का सफर होगा बंद, लगेगा टोल। पत्र लिखता है, यदि गाड़ी में फास्टैग नहीं तो 2 गुना टोल लगेगा। अब देश में दौड़ेगी ट्रिपल ट्रैक कंटेनर ट्रेन। खासतौर पर 6 फुट 4 इंच ऊंचे नए कंटेनर डिजाइन किए गए। दैनिक जागरण के बॉक्स में है। हरिभूमि की यह खबर ध्यान आकर्षित करती है, जन्म लेने के साथ बच्चे को मिलेगा आधार कार्ड। यूआईडीआई की बड़ी योजना, अस्पतालों को रजिस्ट्रेशन की दी जाएगी सुविधा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा मुक्ति दिवस समारोह में भाग लेंगे। 650 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री आज नई दिल्ली में भारत मध्य एशिया संवाद में भाग लेंगे।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा के मुकाबले तेजी से फैल रहा है। इसका संक्रमण हर तीसरे दिन 2 गुना हो रहा है। भारत ने परमाणु सक्षम मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया। श्रीनगर के हरवान क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। सीमा सुरक्षा बल ने पंजाब में पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। किदाम्बी श्रीकांत ने इतिहास रचा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने। लक्ष्य सेन ने कांस्य पदक जीता और एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता के अंतिम राउंड रॉबिन मैच में आज भारत का मुकाबला जापान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।